जय हिंद साथियों, अवेलेबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के जो हमारा राजा चल रहे हैं उनके बारे में। तो हमारा जो आज का राजा होने वाला वो एक सुंदर ही और खतरनाक कहानियों के माध्यम से आज के इस राजा को पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला आज की इस क्लास में। तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इसी तरह जिस तरह हमारे राजा चलते आ रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की जैत्र सिंह के बारे में, बप्पा रावल के बारे में, अल्लट के बारे में, गुहिल वंश के बारे में, उसी तरह हम आज का जो वीडियो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास को आगे लेके जा रहे हैं और मेवाड़ को जो इतिहास है वो आपको सीधा आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो स्लाइड पीछे दिख रही है आपको, ये पूरी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो और अपने नोट्स में उतार लेना। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो को समझना है, उसके बाद नोट्स में उतार लेना है। तो आज जो हम बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों रावल रतन सिंह एंड पद्मिनी। आपने नाम तो सुना ही होगा। उसके बारे में आज पूरी कहानी के माध्यम से पूरी क्लास उसी पर होगी और ध्यान से देखना। तो हमारा मेवाड़ का इतिहास का जो राजा चल रहा है रावल रतन सिंह, देखते रहिए दोस्तों। रावल रतन सिंह, इसका टाइम पीरियड दिखा रखा है दोस्तों 1301 से 1303 ईस्वी। ये दोस्तों इसकी जन्म तिथि से लेकर नहीं है, इसका मतलब है अभी इसने मेवाड़ पर इतने में से इतने तक इसने शासन किया। 1301 से 1303 ईस्वी तक इसने शासन किया दोस्तों। इसकी जो रतन सिंह है उसकी पत्नी है एक पद्मावती और एक रानी है उसकी नागमती। तो पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं, उसके बाद आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि रतन सिंह और पद्मिनी का जो प्रेम कहानी है वो कैसी रही और किस तरह आगे बढ़ा, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। आप बस बने रहे हमारे साथ। तो ये नागमती थी, ये भी इसकी ये रानी थी। उसके बाद ये आई थी पद्मिनी। तो कैसे आए थे? अब ये पद्मावत ग्रंथ है, इसमें हमारे को ये जानकारी मिलती है कि जो रतन सिंह है, रावल रतन सिंह, उसके बारे में और उसके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? पद्मावत ग्रंथ। ये ग्रंथ है दोस्तों 1540 ईस्वी का और इसके जो इस ग्रंथ को लिखा है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अब हम बात करते हैं जो रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में, जो हमारी कहानी को थोड़ी आगे लेके चलते हैं। तो मेवाड़ के राजा कौन थे 1301 से 1303 ईस्वी तक? वो थे रतन सिंह। और एक था दोस्तों दिल्ली का जो सुल्तान था, मुगल शासक, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और इस समय रतन सिंह था, उस समय ये था अलाउद्दीन खिलजी इसका दुश्मन था। उसके बाद एक है दोस्तों सिलह द्वीप, जो दोस्तों श्रीलंका में है। श्रीलंका देश जो है उसमें है सिलह द्वीप, एक स्थान का नाम है। वहाँ के राजा गंधर्व सेन वहाँ के राजा, और उसकी पत्नी चंपावती, इन दोनों की एक पुत्री थी, उसका नाम था पद्मिनी। इसी तरह यहाँ से वो पद्मिनी थी दोस्तों श्रीलंका से, यहाँ पर सिहल द्वीप से ये थी, और इसके पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती थी। और यही पद्मिनी का एक तोता था जिसका नाम था हीरामन नामक तोता। ये तोता हमारे मनुष्य की तरह बोली निकालता था और हमारी तरह ये बोलता था। हीरामन तोता था पद्मिनी के तोते का नाम। ये दोस्तों एक दिन उड़ जाता है और उड़ते उड़ते ये जानवर है कहीं भी चले जाते हैं। तो ये तोता हीरामन नामक तोता गागरोन जंगल में आ जाता है, जो कि गागरोन जंगल के जो शिकार करने हुए आए थे, इस तोता को पकड़ के ये ले जाते हैं मेवाड़। और मेवाड़ किसको सौंप देते हैं? रतन सिंह को। जब ये रतन सिंह को सौंप देते हैं इस तोते को, तो फिर ये रतन सिंह इस तोते को किसको देते हैं? हीरामन नामक तोता ये दे देते हैं नागमती को, जो अपनी रानी थी। पहली रानी थी नागमती और दूसरी तो ये बाद में आई। इसी पर हम कहानी चला रहे हैं। तो ये तोता है, इसको दे देता है। तो जब ये नागमती होती है तो इससे बातचीत कर रही होती है तोते से, क्योंकि ये तो मनुष्य तरह बात करता था। तो फिर नागमती अपने चेहरे पर फेरे लवली लगा लगू कि इसको पूछती है हीरामन तोता को कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब आप सोचो कि अगर पद्मिनी के पास जो रहा होगा तोता, इसने तो क्या ही कहा होगा इसकी, क्योंकि इतनी खूबसूरत रानी के पास ये था। उसके बाद ये पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इसका जवाब तो उल्टा ही आया होगा। तो फिर ये बातें पूछती रहती इसी प्रकार। तो ये इसको गलत जवाब देता और पद्मिनी की बढ़ाई करता था। तो फिर नागमती है इस तोते को वापस, हीरामन नामक तोते को रतन सिंह के पास सौंप देती है। जब हीरामन तोता इसके पास रहता है तो रतन सिंह के
रतन सिंह को भी ये बात बताता है पद्मिनी भाई वहाँ पर एक बहुत अच्छी राजकुमारी है, और उसके बारे में बहुत खूब चर्चा करता है इसकी। तो रतन सिंह सोचता है जाने देते हैं, इस तरह इसको कुल मिला के इसको परेशान करता। तो ये भी सोचता है कि चलो एक बार जाके देख के तो सही भाई किस प्रकार है। तो फिर ये जाता है और यहाँ चला जाता है, कहाँ पर, श्रीलंका में जो ये है सिलही द्वीप, इसके पास चला जाता है। और ये इस महल के जो बाहर पार्क था उसमें जोगी बनकर चला जाता है। ये इस रूप में नहीं जाता है दोस्तों, राजा के रूप में नहीं गया, ये एक जोगी बनकर गया। तब ये जोगी बनकर गया तो 2-3 दिन देखता भाई कब पद्मावती आए, अब कब हम देखें इनको। तो सबसे पहले ये 2-3 दिन तक रहा वहाँ पर। फिर रतन सिंह ने एक खिड़की होती उस पर पद्मिनी को देखा। जब ये पद्मिनी को देखा तो पद्मिनी ने इसे नहीं देखा, इसने पद्मिनी को देखा था। तो ये देखते ही सही कहा भी तो तेरी बात को तो सही है, बहुत अच्छी और सुंदर राजकुमारी है। तो भी कुछ समय बाद जो पद्मिनी के पिता है गंधर्व सेन, इसके बारे में जो ये जोगी बनकर आया था इसको पता चलता है कि कोई जोगी है, और जोगी तो लगता नहीं है शकल सूरत से। तो फिर ये रतन सिंह अपने महल में बुलाता है, ये गंधर्व सेन रतन सिंह को अपने महल में बुलाता है और फिर कहता है कि तू शकल सूरत से तो जोगी नहीं लग रहा है। तो फिर ये रतन सिंह कहता है कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ और आपकी जो पुत्री है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंधर्व सेन भी बहुत खुश हुआ, मन ही मन प्रसन्न हुआ और फिर इससे शादी करवा देता है, पद्मिनी की रतन सिंह से शादी करवा देता है। फिर ये शादी करने के बाद चले आते हैं मेवाड़ में। जब ये मेवाड़ में आ जाते हैं और शादी वादी संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो ये पद्मिनी होती है ये ब्राह्मणों को दान भेंट कर रही होती है। तब उन्हीं में से एक ब्राह्मण था राघव चेतन। यही जो आगे वाली जो लड़ाई है उसका मूल जड़ी यही है। अब कैसे है, ये राघव चेतन तांत्रिक जानता था, टोटके जानता था, तो इसको भी पद्मिनी पसंद आ गई थी। तो ये इसको चाहने लगा और ये कुल मिला के सोच रहा था भी कैसे भी तंत्रिका करा के हमारे को बस ये चाहिए पद्मिनी। तो फिर कुछ समय बाद रतन सिंह को पता चला कि जो हमारे यहाँ पर ये ब्राह्मण है राघव चेतन, इसको इस तरह उसकी मतलब सारी बात इसको पता चल जाती है। तो फिर राघव चेतन को ये देश निकाला देते हैं और इसको बाहर देशद्रोही मान लेते हैं और इसको बाहर अपने मेवाड़ से अपने जो किले है उसके बाहर बोल देते हैं भी तुम यहाँ से जाओ। तो फिर राघव चेतन जाते जाते ये कहता है कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे जो शासन है उसका काल बनकर आऊँगा। तो फिर ये चला जाता है सीधा कहाँ, अलाउद्दीन दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। जब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है तो ये जाते ही इसको यही बात बताता है कि और कैसे हो। तो ये कहते हैं कि सब ठीक है, अल्लाह की देन है, सभी हमारे पास है, रानियां हैं, दासियां हैं, सभी है। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जो है वो तो रतन सिंह के पास है, तुम्हारे पास तो क्या है। इसको कुल मिला के पद्मिनी की बढ़ाई करता और उसके बारे में बताता भाई इस तरह है, वो पानी पीती है तो गले से पानी दिखाई देता है, पान खाती है तो पान दिखाई देता है, इस तरह इसकी बढ़ाई करता पद्मिनी की। ये कौन, राघव चेतन, जो कि एक ब्राह्मण था। और जिस तरह ये हीरामन तोता रतन सिंह को परेशान कर रहा था उसी तरह ये राघव चेतन भी इसके पास जाता है और इसको परेशान करता है। तो इसने सोचा चलो चलकर देख ही लेते हैं क्या हुआ। तब ये जाता है 28 जनवरी 1303 ईस्वी में। जब ये जाता है तो मेवाड़, जो ये मेवाड़ हैं उसके चारों ओर घेराबंदी बनाकर ये लग जाता है और 6 महीने तक यहाँ पर रह जाता है। तो ये देखता है कि हमारे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा, नहीं तो पद्मिनी नजर आ रही है, नहीं कुछ आ रहा है। तो ये फिर मेवाड़ के ये 6 महीने तक इसके घेराबंदी बनाकर रहता है। तो फिर ये अलाउद्दीन खिलजी एक पत्र लिखता है रतन सिंह को। जब ये पत्र लिखता है ये कहता है कि आप तो हमारे को पद्मिनी मतलब हमारे को मत दो, बस आप तो उसका चेहरा दिखा दो। तो रतन सिंह ने कहा कि इतने 6 महीनों से चौकीदारी करके बैठा है तो चलो इस जाल से ख़त्म होंगे, इसको शक्ल दिखाई देते हैं। तो फिर ये बुलाता है किसको, ये अलाउद्दीन खिलजी को बुलाता है रतन सिंह मेवाड़ में बुलाता है। तो एक किला होता है यहाँ पर और एक किला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो होता है अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर पद्मिनी होती है और यहाँ पर एक छोटा सा दर्पण लगा देते हैं। तो इस दर्पण के माध्यम से ये अलाउद्दीन खिलजी इसको देख सकता था और जिस तरह ये देखता है तो ये कुल मिला के इसको पसंद आ जाती है। इसने सोच लिया भाई कुछ नहीं, हमारे को बस मन ही मन सोच रहा है कि पद्मिनी चाहिए बस। तो फिर आए हुए मेहमानों को रतन सिंह और
हमारे जो मारवाड़ के इतिहास के मेवाड़ के जितने भी राजा हैं वो सम्मान के साथ किसी को भी छोड़ते हैं तो सम्मान के साथ छोड़ते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को जब मेवाड़ से बाहर ले जा रहा था रतन सिंह, तो इसको धक्का दे देता है और धक्का देते ही रतन सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाता है, दिल्ली ले जाता है। क्योंकि अब वो सोच रहा है भाई रतन सिंह तो आ ही गया, रतन सिंह के आने के बाद अब तो पद्मिनी भी हमारे पास आ जाएगी। तो इसने उसको ले गया और कहा कि आना है तो पद्मिनी भी आ जाएगी। तो फिर ये इसको लेकर चला गया और जेल में डाल दिया। तब पद्मिनी और ये पद्मिनी के साथ, ये पद्मिनी होती है इसकी रानी रतन सिंह की, ये प्लान बना रही होती है गोरा और बादल। आपने इसके बारे में तो बहुत चर्चा सुनी होगी, गोरा और बादल के बारे में नहीं सुनी है तो इनको याद रखना है। और ये गोरा और बादल चाचा भतीजा थे जो इनके सैनिक थे और ये सोच रहे थे और प्लान बना रहे थे। तब ये पद्मिनी होती है जो अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि हमारी शर्तें माननी होगी। तो इसने कहा कि मान लेंगे कोई नहीं, आप तो शर्तें बोलो। तो पद्मिनी बोलती है कि मैं मेरे साथ आ जाऊंगी, वहाँ पर दिल्ली तो आ जाऊंगी लेकिन 1600 दासियों के साथ और आऊँगी, मतलब 1600 दासियों को भी लेके आऊँगी। तो इसने कहा लेके आ जाने मेरे साथ, मेरे सैनिक भी खुश रहेंगे। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन इसने फिर दूसरी शर्त रखी कि जो 1600 दासियाँ आएगी वो उनका मुँह कोई नहीं देखेगा। तो इसने कहा ठीक है, कोई नहीं देखेगा, मेरे क्या तुम तो आ रहे हो ना। हाँ, तो फिर ये पद्मिनी बोलती है कि इसके प्रकार बोल देती, लेकिन वो 1600 दासियाँ नहीं होती है दोस्तों, उन 1600 दासियाँ के रूप में सैनिकों को ले जाती है। ये कौन, पद्मिनी और ये गोरा और बादल ये प्लान बना रहे होते हैं। फिर ये ले जाती है, फिर ये जाती है दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद ये बोलती है कि एक शर्त और है हमारी। वो क्या है कि हम जो एक रात और लास्ट आखिरी रात रतन सिंह के साथ बिताना चाहती हूँ। तो इसने कहा ठीक है, इतने दिन ही हम ऐसे रह गए तो एक दिन और सही, ठीक है। तो फिर ये जाती है रतन सिंह के पास और कहती है कि देखो हम आए हुए हैं आपको छुड़ाने के लिए और 1600 सैनिकों के साथ आए हैं, तो हम ऐसा करते हैं भाग जाते हैं। तो ये कुल मिला के रतन सिंह को लेके यहाँ से भाग जाती है। और इसी समय गोरा होता है जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है यहीं पर ही, और बादल होता है ये आ जाते हैं। और जब इसको पता चलता है कि वो तो पद्मिनी रतन सिंह को लेकर चली गई तो ये खतरनाक गुस्से में आ जाता है और सैनिकों के साथ चला जाता है। कहाँ पर आ जाता है, वापस मेवाड़ आ जाता है। और मेवाड़ आने के बाद ये युद्ध कर रहे होते हैं और युद्धों के साथ यहीं पर होती है इनकी जो प्रेम। और इस तरह ये पद्मिनी इसको चुरा कर ले गया आ जाती है और फिर मेवाड़ आ जाता है और भयंकर युद्ध होता है। इसमें बादल और रतन सिंह होते हैं वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है और साका क्या होता है। केसरिया वो होता है जो कोई भी राजा होता है जो अपने युद्ध के समय लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे तो कहते हैं केसरिया। और जौहर उसे कहते हैं जब पति मर जाता है और उसकी खबर अपनी रानी को पता चलती है, उस रानी को, तो वो रानी और अन्य रानियों के साथ आग या जल किसी में भी जौहर कर यानी उसमें कूद जाती, उसे जौहर कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तभी उसको साका कहते हैं। तो इस समय जो लड़ते लड़ते अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था, रतन सिंह था। तो इससे वीर गति को प्राप्त हो गया। तो केसरिया तो किसने किया, रतन सिंह ने। उसी प्रकार इसकी खबर सुनने के बाद पद्मिनी जौहर करती है। वो जौहर कौन करती है, रानी पद्मिनी। तो ये दोनों, और ये हुआ साका। तो आपको तो इतना याद रखना है कि इस तरह इसकी कहानी थी और ये रतन सिंह और इसकी कहानी थी। अब हम थोड़ी और आगे बात कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछ सकता है भाई केसरिया किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं, साका किसे कहते हैं। साका कैसे होता है, इन दोनों को मिलने के बाद जब ये दोनों एक साथ होते हैं तभी ये साका होता है। और चित्तौड़ का प्रथम साका यही है, चित्तौड़ का है दोस्तों, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का रणथंभौर वाला पहला साका है वो, और उसके बाद है चित्तौड़ का प्रथम साका। अगर आपको पूछे भाई राजस्थान का सबसे बड़ा साका कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा साका भी यही है, लेकिन ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। पहला रणथंभौर वाला है राजस्थान का और चित्तौड़ का पहला साका यही है। उसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं चित्तौड़ के बारे में और दिल्ली। जैसा केसरिया हुआ चित्तौड़ में, और केसरिया किसने किया, रतन सिंह ने, जो यहाँ का शासक था, कहाँ का, मेवाड़ का। गोरा और बादल के साथ इसने युद्ध लड़ा और उसमें वीर गति को प्राप्त हो गया, इसने केसरिया किया, फिर केसरिया हो गया। और जौहर इसी समय जब ये पति इसका राजा मर गया तो फिर जौहर किया, रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया। वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली का शासक जो मेवाड़ आ जाता है। और फिर एक लेखक है अमीर खुसरो, इसने एक पुस्तक लिखी
खजाइन फुतू है। अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए भी खजाइन फुतू है किसकी पुस्तक है, तो उसका नाम है अमीर खुसरो। इसमें बताया गया है ये चित्तौड़ का, और जितना भी वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी का इसमें इसका वर्णन किया गया है। और चित्तौड़ का जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो इसका बेटा था खिजरा खां, इसको चित्तौड़ का शाखा यानी चित्तौड़ का शासन बना दिया और ये चला गया दिल्ली। इसको चित्तौड़ का शासक बना दिया। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया, खिजराबाद। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई खिजराबाद किस जगह का नाम था पूर्व, तो चित्तौड़ का था, मतलब चित्तौड़ पहले था और उसके बाद खिजराबाद रखा गया। और खिजराबाद किसने रखा, वो रखा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जब खिजराबाद रख दिया गया और ये दिल्ली चला गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कुछ समय बाद इसने यहाँ पर शासन किया। शासन करने बाद अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई। जब ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये खिजरा खां जो ये कहाँ पर चला गया, दिल्ली चला गया। तब चित्तौड़ पर भी कोई ना कोई शासन करने वाला रहा होगा, तो फिर इसको छोड़ के इसको संभला गया चित्तौड़ को, मालदेव सोनगरा को ये चित्तौड़ का शासक बना दिया गया और ये यहाँ से दिल्ली चला गया। जो कौन था, मुछाला मालदेव था, इसको चित्तौड़ का शासक बना दिया गया। इसी तरह ये कहानी थी दोस्तों। अगर आपको पसंद रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा के हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता देना कि आपको ये आज की कहानी कैसी लगी और आज का राजा आपके किस प्रकार आपको समझ में आया। और ये पूरी स्लाइड आप देख रहे हो ना, ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा डिटेल में उतार सकते हो और समझ सकते हो। एक बार वीडियो को वापस देख लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह नए नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और इसी तरह नए राजाओं के साथ आपको इतिहास पूरा आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो इसी तरह लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।